हमारे साथ जुड़ गए हैं फदील अहमद साहब। मैं उनको भी स्क्रीन पर ले लेता हूं। फदील अहमद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूं। कैप्टन साहब, ये जो बात आपने कही है, ये इस पर नजर अक़वाम मुत्तहिदा भी रखे हुए, यूनाइटेड नेशन रखे हुए, और उसने बताया कि अब तक 75 लोग जो है वो करीब मारे गए हैं पिछले चंद दिनों में। तो ये खबर वहां से बहरहाल आ रही है। इसके अलावा आज मैं कमर आगा साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने भी बताया कि जो जनाब ज़ैनब का रौज़ा है, उसमें भी कुछ लोग अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की, हालांकि वहां पे उन्हें रोक दिया गया, गेट्स जो है वो बंद कर लिए गए। ये एक बात ये भी कही जा रही कि जो एसटीएस के चीफ हैं जुलानी, अबू मोहम्मद जुलानी, तो उनके हाथ से चीजें निकल रही हैं। यानी वो अपने ग्रुप्स, क्योंकि कई ग्रुप्स हैं, वो सारे ग्रुप्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और उसमें अलग अलग इत्तेफाक राय जो है नहीं बन पा रही है, यानी यकजहती नहीं बन पा रही है। जो और ये बात पहले भी समझी जा रही थी कि अभी इसमें बड़ा जो है वो खेल होगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है, और वो दमिश्क के करीब 40 किलोमीटर तक वो पहुंच गया है। पूरा एक बड़ा बफर जोन उसने बना लिया है और तमाम जो सीरिया के हथियार थे उनको जितना वो तबाह कर सकता है, यानी 500 एयर स्ट्राइक, ये कोई मामूली एयर स्ट्राइक नहीं है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। फदील साहब, किस तरह से आप देखते हैं वहां पे जिस बात का खदशा था कि ये होगा, हालांकि शुरू शुरू ऐसा नहीं लग रहा था, जिस तरह से हुकूमत का ट्रांसफर हुआ था लग रहा था कि सब एज इट इज रहेगा, लेकिन वो अबू मोहम्मद गुलानी का हो सकता है उसकी ये मंशा रही हो और शुरू शुरू रखा, लेकिन अब ये तजिया निगार कह रहे हैं कि उसके हाथ से चीजें निकल रही हैं और बहुत तेजी से आईएसआईएस जो है वो अपने हाथ में कमांड ले रहा है। यानी वही जो आईएसआईएस पहले जिस तरह से कत्ल गारत गरी उसने की थी, उसी की तरफ अब आगे बढ़ने की कोशिश है। कैसे देखते हैं फदील साहब? देखिए, सीरिया मुमताज भाई, ऐसा लग रहा है कि बड़ी बड़ी कंट्रियां भी आपस में बांट ली हैं। जैसे किसी का माँ बाप मर जाए तो बच्चों को रिश्तेदार बांट लेते हैं कि बड़े वाला हमारे घर का झाड़ू पोछा करेगा, छोटा वाला तुम्हारे घर का करेगा, बेटी हमारे घर की करेगी। ये हालत उस परिवार का हमने देखा है कि जिसके माँ बाप मर जाते हैं वो अनाथ हो जाता है। उसको सपोर्ट के बहाने, सपोर्ट लोग कहते हैं कि हम मदद करेंगे इनकी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बंटवारा हो जाता है कि बड़ा बेटा तुम्हारे यहाँ रहेगा, छोटा बेटा हमारे यहाँ रहेगा। यही हाल सीरिया का हो गया है। सीरिया की आम आवाम की तो बातें छोड़ दीजिए, सीरिया कंट्री को दूसरे कंट्रियों ने, टर्की और जॉर्डन, तमाम अगर जिन इसराइल, अमेरिका, ये सब लोग मिल करके उसको बांट रहे हैं। और इसीलिए आप जो कह रहे हैं ना कि गिलानी से कंट्रोल निकलता जा रहा है, ऊपर से जहां से उनको हुक्म मिल रहा है वो लोग इसको बांट रहे हैं आपस में। सरकार बनी नहीं अभी तक, कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ है नहीं मेंटेन, जिसका जहां मन कर रहा है वहां कुछ ना कुछ करता रह रहा है। पब्लिक में भी जिसको जहां मिल रहा है वहां लूट ले रहा है। और ये जो लड़ाके गए हैं, ये क्या किसी कानून से थोड़ी कंट्रोल होते हैं? ये तो एक मॉब है, बंदूक हाथ में है, जो मन में आएगा वो करेंगे। इनके लिए कोई कंट्रोल थोड़ा ही है। ये किसी कंट्री की सेना थोड़ा ही ये लोग कि नियम कायदे कानून से घुसेंगे, कायदे कानून से रहेंगे, इनके ऊपर भी एक कंट्री का। ये तो डकैत लोग हैं, घुसे और डाका डाले और चल दिए। मैंने कैप्टन साहब से 2-3 दिन पहले यही कहा था कि डाकू जब रात में डाका डालता है तो घर कब जाने थोड़े जाता है। वो तो वहां का जेवर लूट लेगा, घर का सामान लूट लेगा, खाने पीने का कुछ सामान होगा, भारी सामान होगा तो छोड़ देगा, काजू बादाम पिस्ता वगैरह होगा तो 2-4 किलो साथ ले जाएगा। यही डकैत का काम होता है। डकैत घुस करके आपके घर पर थोड़े कब्जा करेगा, घर पे कब्जा करेगा तो पकड़ जाएगा। ये ठीक इसी तरह के जो दहशतगर्द हैं, लड़ाके हैं, ये लोग किसी नियम कायदे कानून से थोड़े बंधे हुए हैं। ये तो जो कर रहे। उधर टर्की अपनी नजर गड़ाया है गोलान हाइट पर, इधर इसराइल नजर गड़ाया है, इधर रूस और ईरान तो खैर
वो साथ छोड़ दिया। साथ इसलिए छोड़ दिया कि वो खुद ही तैयार नहीं हुए। आप देखिए जो हाल सद्दाम हुसैन का हुआ, वही हाल बशर अल असद का हो रहा है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि ये पहले निकल गए वहां से, कुछ दिन पहले ही चले गए, और सद्दाम हुसैन आखिर समय तक डटे रहे, वो मैदान नहीं छोड़े। भले फांसी हो गई उनको, लेकिन वो आखिरी दम तक ना तो इराक, हालांकि चाहते तो वो भी निकल सकते थे किसी न किसी कंट्री में, भारत में भी आके रह सकते थे, अच्छे रिश्ते थे भारत से, लेकिन वो इराक छोड़े नहीं, आखिरी वक्त तक इराक नहीं छोड़े, और न ही किसी कंट्री में गए। मर जाना पसंद किए, लेकिन झुकना पसंद नहीं किए। बशर अल असद सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो चले गए रूस, और देश को अपने हाल पर छोड़ दिया। जो होना है होगा। जो उनके वफादार सैनिक थे, जो वफादार पुलिस वाले थे, वो तो बेचारे मारे जाएंगे, अब इनके मारे जा भी रहे आगे भी मारे जाएंगे इनका। अब जो मसला है कि क्या होगा अब इजराइल का, क्या होगा अब हमास का, क्या होगा अब हिजबुल्लाह का। वो लड़ाई तो अभी देखिए 20 जनवरी तक के लिए ठंडे बस्ते में है, कोई उस पर बात ही नहीं कर रहा है। हुतीज का होगा। अब क्या नाम है, जॉर्डन आए, अभी कैप्टन साहब बताए कि उनके जो मंत्री हैं वो जॉर्डन में आए अगर जिस तरह से हुआ है, अरब के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। ये जो अमेरिका ने ये जो तख्ता पलट करवा दिया, या इजराइल ने करा दिया, अरब के लिए भी खतरा है। क्यों जॉर्डन से आगे मिल रहे, जॉर्डन से क्यों मिल रहे? या तो जॉर्डन की खबर वहां तक पहुंची है कि भाई ये लोग जॉर्डन को अपना मैनेज कर रहे हैं, और यहां से शुरू करेंगे इजराइल पर हमला, पैदल सेना। कहीं ना कहीं ये बात पहुंच गई है। नहीं तो आप सोचिए कि इस माहौल में अमेरिका के मंत्री आकर के जॉर्डन से क्यों मिले। कोई जॉर्डन में तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन हमको लगता है आपका चैनल सब लोग देख लेते हैं, सब लीक हो जा रही बात यहां से, आपके चैनल से। जॉर्डन ही वो कंट्री है जिसके हाथ में सारा गेम है इस वक्त। अगर जॉर्डन आज हां कर देगा, हुतीज, हमास, हिजबुल्ला, ईरान, रूस सब मिल करके पैदल सेना अगर मार्च कर दिए, तो ना इजराइल के बस का है, ना अमेरिका के बस का है। अमेरिका में ट्रंप बहुत मशहूर है दुनिया के अंदर, जंग रखवाने में, जंग कराने में नहीं। वो वाइडन थे और जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुआ करते थे, ये दो नाम बहुत फेमस था। लेकिन ट्रंप का जो रवैया है और इसके पहले का जो रिकॉर्ड है वो जंग रुकवाने के मास्टर हैं, और नहीं चाहते हैं, वो बनिया समाज के हैं, बनिया विचारधारा है उनकी। वो कहते हैं जंग मत करो, और जंग रुकवा भी देते हैं। इसलिए 20 जनवरी तक के वक्त में अभी ये सब चीजें चल रही हैं, और 20 जनवरी तक सीरिया के अंदर भी कोई सरकार नहीं बनेगी, ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी। और अब तो बयान भी आने लगा है गिलानी का कि हम हमास के साथ हैं, हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे, हम हिजबुल्लाह के साथ हैं। ईरान कहीं ना कहीं अपनी अवसर, आपदा में अवसर तलाश रहे कि हमारा हिजबुल्लाह से, अगर इनका गिलानी से हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा, तो सीरिया से जो हमारी लाइन है वो कटेगी नहीं। जो हम हथियार भेजते हैं हिजबुल्लाह को, तो वो ये जाने देंगे। तो इसलिए जो है ये ईरान जो है नहीं बोल रहा है, रूस भी नहीं बोल रहा है। रूस का वहां बेड़ा है, अपना नेवल मेडिटेरियन सी में को देखते हुए, उनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अपनी नेवी को वहां डिप्लॉय कर रखा है रूस ने। अब जब बशर अल असद ही चले गए देश छोड़ के, और उनको किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करेगा रूस आकर के, क्या करेगा चाइना आकर के? और 10-15 हजार लड़ाके हैं, अगर उनके हवाले कर दिया देश को। और अब जो बातें आ रही कि नागरिक भी बहुत परेशान थे उनसे, बशर अल असद एक जालिम किस्म के इंसान थे, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब पहले तो कोई नहीं बोलता था, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि इतना साल भर किसी महिला को जेल में रखा, यातना दिया, लिटा के रोलर में डाल के आदमी को पीस देते थे वो जेल के अंदर। ये सब चीजें जो हैं, कहीं ना कहीं आयतुल्लाह खमेनी साहब ने अपने बयान में कल कहा कि आप किसी को जितना दबाओगे, वो दुगनी ताकत से उठेगा। पूरे कंट्री के हेड को, या किसी को भी, किसी समाज को अगर इतना आप दबाओगे, तो आपसे दुगनी ताकत का रिवोल्ट करेगा, रिवेंज लेगा वो, उसके अंदर बदले की भावना आएगी। तो बशर अल असद, सीरिया, हमारा सिर्फ एक चीज सोचता हूं मैं कभी कभी, कि आखिर क्या वजह है कि ऐसे वक्त में ये हमला हुआ। मतलब जब जहां सीज फायर की घोषणा हो गई, हिजबुल्लाह जब पीक पे लड़ाई थी, तब ये नहीं हुआ। अब जब दोनों तरफ से मामला शांति है, हमास भी तैयार है और
वो भी तैयार है, तो फिर ये घटना इस समय क्यों हुई? बेहद परेशान है कि युद्ध क्यों नहीं हुआ, हमको अपनी सेना भेजने का मौका मिलता, युद्ध क्यों नहीं हुआ? युद्ध होता तो हम देखे, बिना मतलब कि 400 स्ट्राइक कर दिया इजराइल ने सीरिया के ऊपर कि हम उनके हथियार को मार रहे हैं।